Yes, good evening to all of you friends. We start class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so 9 p.m. we start this class. My first question is chemistry में क्या है, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ नोट करें. अमर, तनु, अंकित, साइनी, छवि, शुभम, रिया, नंदन से मूव फॉरवर्ड. 4% लोग देख सकते हैं कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए लेक्चर के चैट बॉक्स के फर्स्ट लिंक में उसका लिंक है, फिर कल मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. अभी ध्यान से सुनिए. ये आज पिलर 4 खत्म हो जाएगा इन्फ्लेशन का. समझो 1 सवा घंटा जितना ही काम है. उसके बाद अगले वीक मतलब वीक तो यही चालू ही हो गया. गुरुवार से लेके पिलर 5 खत्म हो जाएगा. उसके बाद वाले वीक में पिलर 6 खत्म हो जाएगा. मतलब 2 हफ्ते के अंदर अब ये कोर्स खत्म हो जाएगा. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोर्स जब खत्म होगा तो एक मेगा टेस्ट होगी. 100 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें होंगे और वो सभी 6 पिलर में से होंगे. तो उस हिसाब से आप अपना रिवीजन चालू करें ताकि उसमें आप अच्छा कुछ स्कोर कर पाएँ. तो आज जो हमें पढ़ना है, इन्फ्लेशन में कल तक कॉजेज़, रेमेडीज़, टाइप्स, इफेक्ट देख लिए. आज तो मेजरमेंट, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई वगैरह देखना है. कुछ हल्के-फुल्के मुद्दे, नथिंग रॉकेट साइंस. थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ी पीवाईक्यू ट्राई करेंगे. देखिए, आई वांट टू मेजर द इन्फ्लेशन. मुझे नापना है महंगाई कितनी है. अब मान लीजिए लाइफ बॉय सोप 2012 में ₹10 का था, 2019 में ₹15 का हो गया. इधर से इधर कितना बढ़ा? 50%. तो क्या मैं ये कहूँ कि इंडिया में 50% इन्फ्लेशन हो गया? जवाब है नहीं. क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सोप हम फूड, फुटवियर, ऑनियन, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, एजुकेशन, सर्विसेज बहुत कुछ खरीदते हैं. तो हर एक काम में महंगाई नापना चाहिए. ओके, ठीक है. तो एक बास्केट लेते हैं. बास्केट के अंदर कुछ कमोडिटीज भरते हैं. सोप, ऑनियन एंड शूज़. अब इन 3 चीज़ों का कंबाइंड भाव सपोज़ 2012 में था ₹1060. 2019 में भाव बढ़ गया हर एक चीज़ का. तो मान लीजिए ये बास्केट अब हो गया 1275 में आपको. यू टू पे 1275 तब आपको ये बास्केट खरीद सकते हैं. तो यहाँ से यहाँ ये कितना बढ़ा है तो पता चले 20%. तो क्या हम ये कहें कि भारत में महंगाई 20% बढ़ गई? जवाब अगेन नो. क्योंकि सारी चीज़ें हम एक समान फ्रीक्वेंसी में नहीं खरीदते हैं. हो सकता है वेजिटेबल्स आप वीकली खरीदते हैं. सोप 2-3 महीने में एक बार खरीदेंगे. शूज़ 2-3 साल में एक बार खरीदेंगे. तो हर एक चीज़ इक्वल फ्रीक्वेंसी में नहीं खरीदी जाती. इसलिए हम सिंपल इसका टोटल निकाल के परसेंटेज देखेंगे तो हमें करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगा. तो फिर क्या करना चाहिए? जो चीज़ हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा वेट देना चाहिए. मतलब समझो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 3 नहीं करना. ये सिंपल एवरेज हुआ. हमें कुछ ऐसा करना है 3a प्लस 2b प्लस 1c डिवाइड बाय 6. वेट एवरेज करना चाहिए, वो सी सेट में देखना. अब ये जो वेट असाइन करना है, तो हमें डिवीजन यानी भागाकार में सुविधा है तो टोटल वेट हम बोल देंगे 100 है. और फिर ये 100 में से हर एक को थोड़ा-थोड़ा वेट असाइन कर दो. डिपेंड करता है वो कितना फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं. तो मैं ये करूँ कि सबसे ज़्यादा वेट में असाइन करूँ वेजिटेबल्स को क्योंकि उसे आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं. दूसरे नंबर पर सोप को क्योंकि उसे 2-3 महीने में एक बार खरीदते हैं. शूज़ को मैं सिर्फ 10% वेट असाइन करूँ क्योंकि उसको 2-3 साल में एक बार खरीदते हैं. तो टोटल कितना होगा? देखिए टोटल तो पहले से नक्की था 100. हमने डिवाइड ऐसे किया ताकि जवाब 100 आ जाए. और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो चीज़ खरीदते हैं उसको ज़्यादा वेट असाइन किया. तो 60 प्लस 30 प्लस 10 तो जवाब 100. फिर तो 100 वेट में से सबको असाइन करो. अब बेस ईयर 2012 में इनका क्या भाव था? सोप ₹10 का था, ऑनियन 50 का था, शूज़ 1000 का था. फिर उसके बाद जो प्रोसेस चलती है इसमें बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है. कुल मिला के बात क्या होगी? ये वेट है, उसके साथ आप प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे और फिर एवरेज ऐसा निकलेगा 3a प्लस 2b प्लस 1c डिवाइड बाय कितना वेट है 3 प्लस 2 प्लस 1 6. ऐसा करके कुछ आप वेट एवरेज निकालते हैं. ये प्रोसेस समझना काम का नहीं है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. ये जो ऐसा वेट एवरेज निकाल के फिर आप चीज़ें निकालो तो पता चले कि जवाब आ रहा है 129 और बेस ईयर में हम मान के चलते हैं कि वो 100 है. तो इधर से इधर अब कितना बढ़ा? 100 से 129 29%. तो ये जो चीज़ है उसे हम कहते हैं लास्ट पास फार्मूला. एक्जेक्टली क्या वो याद नहीं रखना है. लास्ट पास फार्मूला में समझना बस इतना है कि हमें वेट असाइन करना है हर एक कमोडिटी को डिपेंडिंग कि उसे कितना फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं. और फिर हमें बेस ईयर में क्या प्राइस है, करंट ईयर में क्या प्राइस है, उस हिसाब से कुछ नंबर्स निकालने होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड लास्ट पास फार्मूला. ये एक जर्मन व्यक्ति था. तो फार्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट. मोटिव और फिलॉसफी वेट किसको असाइन ज़्यादा करेंगे? जो चीज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं. एक बेस ईयर होगा, सामने करंट ईयर क्या प्राइस चला है उसका कुछ रेशियो निकालते हैं. वेट एवरेज जैसा ये चीज़ है. अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे महंगाई नापते हैं उसमें लास्ट पास फार्मूला है. होलसेल प्राइस इंडेक्स उससे भी महंगाई नापते हैं उसमें भी लास्ट पास फार्मूला है. फिर कितना प्रोडक्शन हुआ उसके लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी लास्ट पास फार्मूला है. फिर जीडीपी तो उसमें लास्ट पास फार्मूला नहीं है. जीडीपी में समझो वेट असाइन किया ही नहीं था. सीआईजी एक्सएम था, डब्ल्यूआईपीआर था. तो जीडीपी में लास्ट पास फार्मूला नहीं है. इन सब के क्या-क्या बेस ईयर है वो आपको याद रखने हैं. सीपीआई कौन बनाता है? मोस्पी के नीचे एनएसओ नाम की संस्था. आईआईपी और जीडीपी कौन बनाता है? तो सेम मोस्पी के नीचे एनएसओ नाम की संस्था. होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो क्या है अभी आगे समझते हैं. उसे एक और व्यक्ति बनाता है. कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो उसे बनाता है. अब ये जो लास्ट पास फार्मूला मैंने आपको बताया जर्मन इकोनॉमिस्ट था और उसकी मदद से डब्ल्यूपीआई सीपीआई आईपी के इंडेक्स हम निकालते हैं. उसके अलावा एक आशय इंडेक्स होता है. वो ऐसा कि आज मान लो लाइफ बॉय सोप का भाव है ₹15. तो 2012 में वो कितना था? ऐसा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालना है. तो रिवर्स इंजीनियरिंग का फार्मूला है आशय इंडेक्स. तीसरा है फिशर इंडेक्स. फिशर ने ये कहा कि देखो लास्ट पायर मल्टीप्लाई विद पास ए और उसका आप स्क्वायर रूट निकालो. मतलब ये हो गया जियोमेट्रिक मीन. इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है. ऐसा फिशर इंडेक्स बोल के गया. ठीक. ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 ये क्या सिंपल एवरेज है. और मैं ये ऐसा करूँ ए इंटू बी और उसका स्क्वायर रूट तो ये क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन या जियोमेट्रिक एवरेज. आईएएस में ये काम का नहीं है. बताया इसलिए क्योंकि स्टेट सर्विस वाले ये 3 भी पूछते रहते हैं. तो मैंने आपको बता दिया. अदरवाइज नीड नॉट वरी टू मच फॉर आईएएस एग्जाम. कहते लास्ट पायर फार्मूला थी उससे हम जवाब निकालेंगे तो बेस ईयर में हमेशा जवाब आएगा 100. उसके बाद हर महीने आपने एनएस ऑफिसर को भेजना दुकानों में और ढूंढ के लाइक कितना भाव चल रहा है. तो कभी 114 होगा, कभी 130 होगा, कभी 137, कभी 140. फिर आपने ये करना है कि पिछले साल के मुकाबले अभी कितनी महंगाई बढ़ी आपको जानना है. तो प्रेजेंट सपोज 2019 दिसंबर में बास्केट का नंबर है 140. जाओ पिछले साल 2018 सेम मंथ दिसंबर बास्केट का नंबर था 137. बस तो 137 के मुकाबले 140 कितना बढ़ा है तो जब आएगा 2.18%. वो प्रॉफिट लॉस जैसा है. तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. हर महीने रिलीज किया जाता है और जब आपको महंगाई बताई जाती है तो वो कैसे होती है? लास्ट ईयर सेम मंथ के मुकाबले कितना इंक्रीज हुआ है. वरना आप समझो 2012 से गिनोगे तो 2012 में 100 था. तब से 2019 दिसंबर में 140 था. 40% महंगाई बढ़ गई. यू आर राइट. पर बोला ऐसे नहीं जाता. जब भी न्यूज़पेपर हेडलाइन बनती है तो पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन में बोला जाता है. अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया. आई गिव यू 40 सेकंड. पहले तो आप दिमाग में उतारो फिर वोटिंग लाइन करते हैं.
10 more seconds. हाँ तो मित्रों, आपको क्या लगता है एबीसीडी वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। गुरविंदर, प्रिंस, अंकिता, निशा, अभिनव, अंकुश, पौरुष, संगीता, अनमोल, सहेली, रोहित, शुभम, नाविद, अभिषेक, महिमा, बाचा, मानसी, रमेश, अंकिता, उर्वशी, अमर, हर्ष, आतिश, अंकित, साइनी, आशुतोष, सुमित, संभवी, तेजचंदन, अखंड, आशुतोष, तान्या, शिवान, चिकू, साक्षी, अमीन, नफीसा, कुणाल, अल्फ्रेड, यस खान, शुभम, सरस्वती, हर्ष, धवन, छवि, आशुतोष, निखिल, रुपिंदर। करेक्ट आंसर। देखिए पहला तो बराबर है कि प्राइस इंडेक्स में क्या हम एवरेज प्राइस मॉनिटर करते हैं एक बास्केट ऑफ कमोडिटी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट आप देखो कि 3 साल बाद ये था 100 100 100 100 100 121, और मैंने आपको बताया कि हमने साल दर साल का ग्रोथ नापना होता है। तो 100 के मुकाबले 110 कितना बड़ा, 10%। फिर जब आप ईयर 3 की बात करो तो ईयर 2 के मुकाबले वो कितना बड़ा है, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा ना। तो ईयर 3 का इन्फ्लेशन क्या है, 121 माइनस 110 डिवाइड बाय 110 टाइम्स 100% में जब चाहिए निकालोगे तो जब 10% आएगा। तो ये लेकिन क्या बोला नहीं 10 है फिर इधर 21 है, तो गलत हो गया ना। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द आंसर इज ए ओनली वन। अराउंड 50% ने करेक्ट किया हमको बताइए। बाकी जो लोग हैं भाई तो सीसेट भी थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर वो इंटरप्रिटेशन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है। अब इसके अलावा महंगाई नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक नहीं है, उसमें सब टाइप है, रूरल का अलग, अर्बन का अलग, ऑल इंडिया का अलग। फिर ये लोग कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स केवल खाने पीने की चीजों कितना महंगा वो अलग से निकालते हैं। मजदूरों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए महंगाई कितनी है उसका अलग से सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकाला जाता है। उसी के साथ वेज रेट इंडेक्स निकाला जाता है। फिर रूरल लेबर का अलग, एग्रीकल्चर लेबर का अलग। तो ये जो वर्कर के सीपीआई निकाले जाते हैं वो लेबर मिनिस्ट्री के नीचे लेबर ब्यूरो से निकालता है, उसका बेज अलग है पर याद नहीं रखना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो क्या है अभी आगे देखेंगे, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो निकालता है। अब आप कहेंगे कि इतना सब याद भी रखना जावे, हाँ कुछ बार वो पूछते हैं कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन निकालता है, जावे लेबर ब्यूरो, तो यू हैव टू रिमेंबर। दूसरा कुछ लोग को यही बुनियादी प्रश्न होगा कि भाई इतने सारे क्यों निकालने हैं, एक या दो टाइप के इंडेक्स रखो ना। देखिए हर एक इंडेक्स का अलग उपयोग है। सीपीआई ऑल इंडिया तो आरबीआई को टारगेट दिया, उसको 2 to 6% में कंट्रोल करो, पिलर 1 2 में देखा था। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर उसका ये काम है कि मनरेगा मतलब गांव वालों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो उसको कितना पैसा देना चाहिए उसका, 200 रुपए 500 रुपए, उसमें महंगाई बड़ी तो ज्यादा देना चाहिए कि नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का इंडेक्स देख के। उसी तरह फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, सरकारी कर्मियों को सैलरी के ऊपर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस मिलता है वो कितना मिलना चाहिए, वो कैसे तय होगा, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड वेज रेट इंडेक्स की मदद से। बाकी भी जो इंडेक्स हैं जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स तो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए काम किया, तो इसलिए अलग अलग इंडेक्स बनाए जाते हैं। अब देखिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिले मान लो 25,000, लेकिन उसके ऊपर उसी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता भी मिलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको 2-5% और देंगे। तो इसकी कोई फॉर्मूला होनी चाहिए, कोई प्रोसेस होनी चाहिए, उसके साथ जुड़े हुए टर्म्स क्या है, इंडेक्सेशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसकी मदद से मिनिमम वेजेस डियरनेस अलाउंस ये सब के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। अब एक प्रश्न पूछा गया, आई गिव 30 सेकंड, जाओ तो मैंने टिक कर दिया है, और ये इसे तो इंडेक्सेशन से क्या होता है जो भी मैंने आपको बताया, सैलरी के ऊपर कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है इन्फ्लेशन के हिसाब से तय होता है, तो फिक्सिंग द वेज कॉम्पेंसेशन। यार तो ये किताबों में इतना नहीं दिया, इन्होंने पूछा फिर हमें देखना पड़े, हालांकि हर साल ऐसा नहीं पूछते, एटलीस्ट इन द आईएएस एग्जाम। ये जो सीरियस परीक्षा है मित्रों, आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स की, उसमें इनको ये सीपीआई और इन्फ्लेशन के आसपास मतलब कंटीन्यूअस ट्रेंड जैसा चलता है। जैसे आईएएस की परीक्षा में ऐसा है कि बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल पूछते हैं, ऐसा इनको सीपीआई के बारे में हर साल वो पूछते रहते हैं। बट वी शुड नॉट टेक टू मच ट्रबल ओवर दैट। तो मेजरमेंट की मैंने बुनियादी आपको फॉर्मूला बताया, लास्ट पायर वेट असाइन करना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है वगैरह, सीपीआई समझते हैं। तो लास्ट पायर फॉर्मूला है, अब एक बास्केट के अंदर आपने वस्तुओं को रखना है, बहुत सारी वस्तुओं को रखना है, फूड बेवरेजेस, सर्विसेज, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, क्लोथिंग, सोप, फिर ये हाउसहोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिर पान मसाला, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, वो भी इसमें है। अब वो क्यों है वो मुझे मतलब उसमें महंगाई हुई तो इसमें क्या है, वो तो लेट इट बी, व्हाई शुड गवर्नमेंट इवन मॉनिटर एंड वरी अबाउट दैट। बट एनीवेज ये सबको आप ऐड करेंगे तो 100 वेट है। अब लॉजिक लगाओ कि 100 वेट में से सबसे ज्यादा किसको वेट असाइन किया होगा, जो चीज आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली खरीदने वाले हैं, तो फूड एंड बेवरेजेस उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन है। दूसरे नंबर पर सर्विसेज, सर्विसेज में भी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन मतलब सिनेमा वगैरह जो भी हो, ये सबको कलेक्टिवली 20% वेट असाइन है, बाकी और भी चीजें। अब यहाँ पर हाउसिंग देखो, हाउसिंग मतलब आपने जो घर लिया, खरीद के लिया, रेंट पे लिया, उसमें कितनी महंगाई है उसको इन्होंने 10% वेट असाइन किया है, ऑल इंडिया जब नापते हैं। लेकिन जब रूरल सीपीआई अलग से बनाते हैं तो हाउसिंग को वो 0 वेट असाइन करते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं गांव में तो सब झोपड़ा बना के रहते होंगे तो क्या ही उसका रेंट और क्या ही देखना। तो रूरल सीपीआई में हाउसिंग को 0 वेट है। याद नहीं रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार वो इन्होंने ऐसा पूछा कि ऑल इंडिया का अलग जवाब क्यों आता है, रूरल सीपीआई का अलग क्यों आता है, वो अलग क्यों आएगा, क्योंकि उनके वेट अलग अलग है इसलिए। अब ये प्रश्न पूछा जिसका सीधा जवाब मुझे भी नहीं पता था, बट आई गिव यू 30 सेकंड, फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अंकित, संगीता, रमेश, सुजीत, अनुरित, अनिश, राहुल, एंजल, अलका, शुभम, दिवाकर, अंकुश, कुशाल, तनु, दिव्या, निशा, चीकू, हयात, जहीरा, अंकित, साइन, इम्तियाज, धनराज, रेवती, ऋषि, सरगम, नवनीत, आशुतोष, अमर, ये सब लोग फिर आशुतोष, ऋषि, कोमल, नवनीत, रेवती, एस खान, अमर, आतिश, अंकित, जहीरा एंड अदर करेक्ट आंसर्स। देखिए जो बुक्स में दिया है इस कारण से जो टीचर को पता हो कितना पता है भाई, इतने कंपोनेंट है। अब इसमें हाउसिंग है ये तो पता है हमें, पर वो हाउसिंग मतलब वो कैसे क्लासिफाई है ये तो इन्होंने पूछा, फिर हमें देखना पड़ेगा, जो किताबों में है नहीं। वो बात ऐसी है, सीपीआई इन्फ्लेशन तो उसमें बेसिकली 4 कैटेगरी है, फूड, फिर फ्यूल, फिर कोर गुड्स, और फिर कोर सर्विसेज। और कोर सर्विसेज के अंदर आता है हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो इन्होंने क्या पूछा कि सीपीआई के अंदर ये हाउसिंग है वो कौन से टेबल के नीचे या टाइटल के नीचे क्लासिफाइड है, तो कोर सर्विसेज, कोर सर्विसेज। तो द आंसर विल बी डी। 48% लोगों ने कर दिया कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, मशीनरी।
तो मकान मशीन नहीं है, आप कुछ टेक्सटाइल का मशीन है, अर्थ मूवर है, माइनिंग इक्विपमेंट, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल मतलब आप अभी खरीदते हैं 1-2 महीने में या ऐसे आप यूज़ कर लेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब क्या, जो आपने खरीदा 3-4 साल के लिए यूज़ करेंगे, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह है। तो चलो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो नहीं सकता। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल मतलब ये ब्रेड, बिस्किट, पकौड़ा नहीं हो सकता। कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता क्योंकि मशीनरी नहीं है ये। तो फिर जो बचा जॉब होना चाहिए, इसलिए जॉब होना चाहिए डी कोर सर्विसेज। अभी ये सारी बातें क्या है? ये देखो क्रिस्टोफर नोलन ने मूवी बनाई थी इंसेप्शन, जिसमें आप ड्रीम विदिन ड्रीम तीसरे लेयर पे जाओ और फिर उसके दिमाग में प्लांट करो, फिर उसको सपना जाएगा और वो ऐसा काम करेगा, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात ऐसी है कि मैं आपको ये कहूँ, देखो बाकी जो जितने ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, उसके उदाहरण हैं अपने हैंडआउट में, जब हम आगे पढ़ेंगे आप उसको एलिमिनेट कर देते हो जाता, बट देन वो डिफिकल्ट है रियल एग्जाम में। तो द टेक अवे पॉइंट इज सिर्फ 28% लोग इसे करेक्ट कर पाए। तो समझना क्या है, समझना ये भाई एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टिक करने की जगह जिसमें नहीं पता है तो फालतू के रिस्क हर जगह नहीं लेने चाहिए। और मैं खुद का भी मानता हूँ कि मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ 50% क्रेडिट लूंगा कि अच्छा वो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे, और उसके वास्ते फुल क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। आजकल आप जानते कोचिंग के धंधे में सबको टीचर नहीं रहना है, मसीहा बन जाना है। अब जिसको मसीहा बनना है तो वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, वरना उसका वो दैवी शक्ति कम हो जाएगा ना, उसके वो अनुयायी उसको मसीहा नहीं मानेंगे। बट इस चक्कर में अनुयायी भी फिर गलत दिशा में चले जाते हैं कि हमको भी सपना आ जाना चाहिए, हमें सब कुछ टिक करना चाहिए, व्हिच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो अभी जो 25 तारीख को प्रीलिम होनी है, एक्यूरेसी पर आप खास ध्यान रखें। अब प्रश्न ये भी वो किसने पूछा कहाँ से, वी हैव टू डू सोर्स मैपिंग आल्सो, क्योंकि बुक में अगर नहीं दिया है कि ये कोर सर्विस है तो इसने निकाला कहाँ से। वैसा इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का था, उसमें उसने ऐसे कि कोर सर्विसेज, फिर वो देखिए कोर सर्विसेज गिवन बाय लोअर हाउसिंग इन्फ्लेशन, मतलब कोर सर्विसेज का अलग ग्राफ है, इसके अंदर उसने सब दिया कि कोर सर्विसेज के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, तो वो ऐसे निकाल के पूछ रहा है। हाउएवर ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ऑल दैट। तो जो पता है उतना करना चाहिए, वरना फिर स्किप करना चाहिए। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रुख क्या रहा था? अब देखिए ये सब ईयर ऑन ईयर है, पिछले साल के मुकाबले कितनी महंगाई बढ़ी है, कम हुई। तो स्वाभाविक है 2020 में कोरोना था तो हाई होगा, तो इस कारण से फिर यहाँ पर वो लोग दिखेगा 2021 में थोड़ा भी कंट्रोल में आ जाए, बिकॉज वो बेस इफेक्ट होती है, बेस इफेक्ट होती है। कल देखा था हमने। खैर उसके बाद 2021 से 22 में क्या होगा, यूक्रेन युद्ध हो जाएगा तो वापस से ऊपर चला जाएगा महंगाई। देन व्हाट हैपेंड, 2022 के बाद से धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, अभी मॉडरेट है, जो भी 2 से 6% की रेंज में चल रहा है, जी दूध की नदियां बह रही है, ये सब बातें इकोनॉमिक सर्वे ने कही है। लेकिन उसने ये भी माना कि जो फूड इन्फ्लेशन अमेरिका, यूरोप, बाकी जगह पर कंट्रोल में आ गया, लेकिन भारत, चीन वगैरह जगह में कंट्रोल में नहीं आया है। तो फूड इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम। बाकी ऑल ओवर जो सब कुछ आप टीवी, फ्रिज, मोबाइल सबका इन्फ्लेशन निकालो तो ठीक ठाक है, मॉडरेट। फूड इन्फ्लेशन मान लो 10 है, फ्यूल इन्फ्लेशन 10 है, बाकी गुड्स में 10% महंगाई, बाकी सर्विस में 10% महंगाई, तो मान लो 40% है। उसे हम क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब सीपीआई भी हो सकता है, डब्ल्यूपीआई भी हो सकता है। हेडलाइन मतलब उस इंडिकेटर में जितने सारे कंपोनेंट है सबका क्या है, वो कुल मिला के बात करो, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन ग्रैब करता है। अब ऐसे हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड इन्फ्लेशन माइनस करो, फ्यूल इन्फ्लेशन माइनस करो, तो जो बचे वो होता है कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। तो अगर हम इसे ऐसे समझें, सीपीआई इन्फ्लेशन हेडलाइन, तो उसमें गुड्स, सर्विसेज, फूड, फ्यूल सब आएगा। फिर इसी सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन में से माइनस करो आप, ये फूड माइनस कर दो, ये फ्यूल माइनस कर दो, तो आपको जो मिले वो है सीपीआई कोर इन्फ्लेशन। उसी तरह डब्ल्यूपीआई में आप कुछ निकाल सकते हैं। अब आरबीआई को जो, तो फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन का माइनस करो तो आपको मिलता है कोर इन्फ्लेशन। ये जो सीपीआई हमने गिना उसमें फूड एवरेज ओके, मैक्सिमम वेट 45%, सर्विसेज में आएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह को 20%, हाउसिंग अलग है, फ्यूल एंड लाइट उसको भी थोड़ा वेट है 6-7%। लेकिन एनएसओ ऑफिसर्स जब पूरी एक्सेल शीट बनाते हैं तो जो पेट्रोल डीजल है उसको किधर काउंट करते हैं? आपके लॉजिकल बात है, फ्यूल और लाइट में काउंट करो, जावे नहीं। फ्यूल और लाइट में वो केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, पेट्रोल डीजल का इन्फ्लेशन वो इधर गिनते हैं, ट्रांसपोर्ट में मतलब सर्विसेज में। तब तकलीफ हो जाएगी क्योंकि आप एक्सेल शीट में कमांड दोगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल माइनस करो, तो फ्यूल में से भी ये माइनस होगा, सर्विस वाला तो माइनस होगा नहीं, इसलिए आपको कोर इन्फ्लेशन का करेक्ट जवाब मिलेगा नहीं। ये तकलीफ है। और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा देखो ये तकलीफ को फिक्स करने के लिए मैं एक नई चीज लेके आता हूँ, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट या सर्विस के अंदर भी जो हमने काउंट कर लिया पेट्रोल डीजल, उसको इधर एडजस्ट करके हेडलाइन में से कोर इन्फ्लेशन निकालेंगे। और मुझे ये चीज काम की लगती नहीं, तो बताया क्यों, बताया इसलिए कुछ फालतू में मॉक टेस्ट वाली इसमें चले जाते हैं। मित्रों समझो, कोई इकोनॉमिक का कंसेप्ट है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि जैसे जीडीपी है तो सब लोग मानेंगे, क्योंकि उसका जो भी थियरी है, उसकी किताबें हैं, उसका नोबेल प्राइज मिला होगा किसी को, इसने निकाला रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, ये तो इसके खुद के दिमाग की बात है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स माने तब वो असल में इकोनॉमिक का कंसेप्ट बनता है। इसका एमसीक्यू की सीन नहीं बनती है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। अब ये आप लाइन देखो, यहाँ पर ब्लू लाइन जो है कि गांव में महंगाई थोड़ी कम है, और जो रेड लाइन है वो दिखा रही है कि शहर में महंगाई थोड़ी ज्यादा है, इन दोनों के बीच गैप हो गया। तो सीपीआई इन्फ्लेशन के भी सब टाइप्स होते हैं कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, रूरल, अर्बन। तो ये जो रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण है, सीपीआई महंगाई वो अलग क्यों है, उसका मैंने आपको कारण बताया। हाउसिंग प्राइसेस सिटी में काउंट होते हैं, गांव में तो उसको वेट जीरो असाइन किया है, ये मान के कि गांव में सब लोग झोपड़े में रहते हैं, किसी को महंगाई उसकी भाड़ा देना नहीं है। फ्यूल, लाइट, क्लोथिंग, फुटवेयर, ये सब चीजों को भी अर्बन एरिया के सीपीआई में ज्यादा वेट असाइन है, गांव वाले में कम है। देयरफॉर जवाब इनके मैच नहीं होंगे, लाइनें अलग हो जाती है। आपके चलो ठीक है, वो तो समझ आया। और हमारी परसेप्शन रहता है कि गांव में थोड़ा सस्ता होगा, शहर में चीजें महंगी होती है। लेकिन अब इधर देखो 2022 में जो रूरल एरिया में महंगाई है, मतलब डॉट 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 जो अभी मैं ब्लू लाइन मार्क कर रहा हूं, वो हाई हो गया, मतलब रूरल में हाई है। और जो अर्बन एरिया है वहां पर आप देखो रेड, या जिसे आपने पर्पल करो, ये थोड़ा लो है। ऐसा क्यों हो गया? हमारा परसेप्शन क्या था, सिटी में महंगाई ज्यादा होती है, गांव में कम होती है, इधर उल्टा हो गया, गांव में महंगाई ज्यादा, सिटी में कम है। उसका कारण कि 2022 तक जब हम पहुंचते हैं तो आसाम, मणिपुर के ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहां पर ये जो भी समस्या चलती हो तो हाईवे ब्लॉकेट कर देते हैं, हाईवे ब्लॉक करते तो सामान पहुंच नहीं पाता, और फिर भी अगर थोड़ा बहुत पहुंच गया तो समझो सिटी तक जाएगा, गांव तक जा नहीं पाएगा। तो सिंपल सी चीज है, ये जो भी ब्रेड है, बिस्किट है, पेट्रोल, डीजल, अनाज है, माचीज है, हर चीज महंगी हो जाए। दूसरा वहां पर क्योंकि ये ब्लॉकेड होती है तो फूड, फ्यूल, क्लोथिंग ये सब भी वहां पर बहुत महंगा हो जाता है गांव में। तो और इंडिया एवरेज जब आप निकालो तो उन एरियाज के चलते ग्रामीण एरिया का महंगाई ज्यादा दिखता है। इसके लिए वर्ड यूज होता है, ये जो गैप है इसको कहा जाता है वेज। वेज मतलब दोनों के बीच खाई होना। तो क्यों है उसके मैंने आपको कारण बताया। एक बार ऐसे एमसीक्यू यूपीएससी ने पूछा था, इसलिए हमने दिमाग लगाया। एक आखिरी मुद्दा समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं और उसमें पीवाईक्यू ट्राई करते हैं। अब पिलर 1 2 याद करो, आरबीआई को क्या जिम्मेदारी दिया कि आपने महंगाई को 2 to 6% में काबू में रखना है। कौन सी वाली महंगाई? कंज्यूमर प्राइस इंडिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया लेवल का, और हेडलाइन वाला, मतलब जिसमें फूड, फ्यूल, गुड्स, सर्विसेज सब कुछ। तो आरबीआई हेडलाइन सीपीआई को फोकस करती है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट और क्रिटिक्स का ये कहना है कि आरबीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन को नहीं, कोर इन्फ्लेशन को फोकस करना चाहिए। मतलब सीपीआई हेडलाइन उसमें से फूड और फ्यूल इग्नोर करो, बाकी जो चीजें उसमें महंगाई नहीं रहे, उसमें सिर्फ 2 to 6% महंगाई रहे, ऐसा आरबीआई ने देखना चाहिए। क्योंकि आप समझो फूड और फ्यूल ऐसी चीज है कि उसके शॉक्स ट्रांजिशनरी होते हैं। कहीं मान लो ईरान इराक में युद्ध हो गया, अल नीनो के चलते भारत में बारिश नहीं आया, अनाज महंगा हो गया,
तो आरबीआई इसमें क्या करे, वो अपने आप आता है जाता है, ऐसा महंगा है, वो सप्लाई ड्रिवन फैक्टर्स पे ज्यादा निर्भर है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जैसे सीआरआर एसएलआर उसे काबू नहीं कर सकते। इसलिए आरबीआई ने सीपीआई हेडलाइन नहीं और इन्फ्लेशन यानी फूड फ्यूल को इग्नोर करते हुए बाकी का महंगाई है उसे नापना चाहिए, उसको टारगेट करना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए कि नहीं, इस पर इकोनॉमिक सर्वे ने चर्चा की, तो 2-3 लाइन में समझ लेते हैं कि क्यों आरबीआई ने सीपीआई हेडलाइन को न टारगेट करे और को टारगेट करे, ऐसी बात है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल बात नहीं। आरबीआई ने तो हेडलाइन मतलब सब कुछ टारगेट करना होगा, फूड फ्यूल गुड सर्विसेज सब कुछ, क्योंकि भारत में जो गरीब लोग हैं उनको महंगाई बहुत परेशान करती है, फूड इन्फ्लेशन उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि उनके पास बैंकों में इतना सेविंग नहीं होता कि अप डाउन कुछ हो गया तो उसको स्मूथ आउट कर सके, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन स्मूथिंग। कंजम्पशन स्मूथिंग कब हो सकता है? मान लीजिए आप हर महीने 10,000 कमाते हैं, अब कुछ महीने बहुत महंगा हो गया प्याज टमाटर, फिर भी आप खा सके अगर आपके पास बैंक में सेविंग पड़ा है, लेकिन गरीब आदमी की सिचुएशन है नहीं, तो उसके लिए कंजम्पशन स्मूथिंग ये जो प्रोसेस है वो महंगी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, फूड आइटम्स में महंगाई बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वेजिटेबल महीने में 2 बार महंगे होते हैं, दाल 2 महीने में 3 बार महंगी होती है, बाकी दूध 5 महीने में, सीरियल्स अनाज 3.5 महीने में। तो अगर आरबीआई हाथ खड़े कर दे कि मैं इसे नहीं देखूंगा तो गरीब आदमी को कौन बचाएगा? इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि आरबीआई ने तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब फूड फ्यूल गुड सर्विसेज सबको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स भी बताए, हालांकि वो इतने काम के नहीं अपने लिए कि आरबीआई ने फूड इन्फ्लेशन को भी थोड़ा ध्यान दे, फिर सीपीआई कैलकुलेशन मेथड में कुछ रिफॉर्म करें। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन दुकानों से ऐप से सामान मंगाते हैं, तो वहां प्राइस क्या चला उसका भी लेवल ट्रैक किया जाए वगैरह वगैरह। वो मीन्स के मुद्दे पर में खास काम करें। ब्रेक लेते, पर ब्रेक से पहले मैं थोड़ी आपको थियरी याद कराऊं ताकि उस पीवाईक्यू को आप समझ सकें। पिलर 3 याद करो कि जब भी डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा कि 60 की जगह 80 रुपये का हो जाएगा, या रुपया वीक हो गया, तो भारत के एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाएगा, उसको ज्यादा फॉरेन कस्टमर मिलेंगे, लेकिन भारत के इंपोर्टर को दुखी हो जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ लैपटॉप मंगवाने के लिए। ये बहुत पड़ चुके हैं। अभी आप सोचो, मान लीजिए एक इंडियन ऑयल इंपोर्टर है और एक ऑयल बैरल का भाव है $100, और मान लीजिए $1 का भाव है 64, यानी वो जो भी 100 बैरल बैरल इंपोर्ट करता था तो कितना पैसा उसको पहले देना पड़ता था? 6,40,000। लेकिन अब वो 100 बैरल इंपोर्ट करे, हर बैरल का भाव है $100, लेकिन मान लो 70 रुपये का बैरल हो गया, माफ कीजिए, डॉलर 70 रुपीज का हो गया, तो फिर उसने 7 लाख रुपए देने होंगे $100 के 100 बैरल मंगवाने के लिए। तो क्वांटिटी के हिसाब से समझो वो ज्यादा कम नहीं कर रहा है, 100 बैरल पहले भी मंगाता था अभी भी, लेकिन फिर भी बिल उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी आप समझते हैं, लॉजिकल बात है। फिर कल रात हमने ये समझा था महंगाई आएगी तो भारत में चाय महंगा हो गया, लेकिन मानो केन्या के अंदर चाय महंगा नहीं हुआ, तो अमेरिकन लोग केन्या की चाय खरीदेंगे, भारत से नहीं खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो भारत में डॉलर्स कम आएंगे, तो रुपया और वीक हो जाएगा, ये जो 75 की जगह 85 में आपको $1 मिले। तो मैं ये कहूँ कि इन्फ्लेशन एक एग है, और जो करेंसी एक्सचेंज है वो मुर्गी उसके बाद आती है कि महंगाई बढ़ी, उस कारण से अपने एक्सपोर्ट कम हुए और उस कारण से $1 25 की जगह 85 का हो गया। तो आप यहाँ लॉजिकल बात है कि पहले अंडा आता है उससे मुर्गी आती है। लेकिन फिर आप सोचो कि जब रुपया वीक हो गया, $1.75 की जगह 85 का हो गया, तो अब जो भी ऑयल गैस फर्टिलाइजर मंगाएंगे वो सब इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी, उसके चलते फर्टिलाइजर से जो अनाज बनेगा वो महंगा बनेगा, महंगे क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनेगा वो महंगा बनेगा, तो आपके फिर से तो इन्फ्लेशन आ गया। तो ऐसी बात है कि करेंसी एक्सचेंज इज द मुर्गी जो कि इन्फ्लेशन का अंडा दे सकती है। यू आर राइट। तो समझो ये चिकन एंड लॉजिक का तो कोई एंड है नहीं, डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में क्या पूछा, उस फोटो फ्रेम के हिसाब से या तो आप इसको मानो या तो आप इसको मानो। बराबर। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब आप इस क्वेश्चन पे सोचिए कि क्या हो सकता है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। आप एक डेटा टेबल भी देखो इकोनॉमिक सर्वे से। थर्टी मोर सेकंड्स।
हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, उसका कारण ये है कि इसका जवाब दो चीज हो सकती है। समझते हैं। आप पिलर 4 बी याद करो, एलपीजी रिफॉर्म्स। कि कहने मतलब जो 3 बी में पढ़ा था फिर 4 बी तक हम पहुंचे थे कि 90s के जमाने में जब तक एलपीजी रिफॉर्म नहीं आया था तो उसके थोड़े समय पहले तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम थी और उसमें आरबीआई ने करेंसी को डिवैल्यूएट किया था कि डॉलर के मुकाबले रुपया आरबीआई ने खुद 18 to 90% कमजोर कर दिया क्योंकि फिक्स सिस्टम में सेंट्रल बैंक खुद ये कर सकती है, हमने पढ़ा था। और उसके चलते भारत के एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए थे। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार पीवाईक्यू भी पूछा था और वो उसमें जवाब करेक्ट हो रहा था। तो डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और वो तो थियरी भी हमने पढ़ी है क्या ये बराबर है। तो अगर डिवैल्यूएशन किया जाए कि $1 40 की नहीं अभी से 80 रुपये का होगा तो उससे हमारे एक्सपोर्ट इंप्रूव होने चाहिए, ये तो बराबर है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, तो डिवैल्यूएशन से डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट थोड़ी होगा, डिवैल्यूएशन से तो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए। तो डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट के कारण गलत है तो 1 चला गया और जो 1 चला गया तो फिर ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। तो हम लोग पहुंच गए 50-50 है, या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। दोनों जगह थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है तो उसको मान लेना चाहिए कि लीड्स टू इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तो वो तो बराबर है ना कि अगर रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्टेड चीजें महंगी होगी तो भारत के अंदर महंगाई बढ़ेगी, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब रुपया कमजोर होगा इट लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, वो तो करेक्ट है, एंड डिक्रीज इन द इंपोर्ट। अब ये आप सोचने बैठो तो वही तो तकलीफ वाला स्टेटमेंट हो गया ना भाई कि अगर रुपया कमजोर हो गया कि डॉलर का भाव 64 की जगह 70 हो गया तो हम पहले भी 100 बैरल ऑयल मंगाते थे, अभी भी 100 बैरल ऑयल मंगाते हैं, लेकिन पहले 6.5 लाख के आसपास देना पड़े, 7 लाख देना पड़े। तो डिक्रीज इन द इंपोर्ट कैसे हुआ? और क्या ये तो थियरी और कांसेप्ट में हम अपना दिमाग लगा रहे हैं? लेट अस वेरीफाई विद द रियल डेटा। तो 2018 में डॉलर का भाव था 64 और 2017 में डॉलर का भाव था 64, 2018 में हो गया 70, तो मतलब आपके रुपया भी हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, बराबर है। तो उस हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट तो बढ़े हैं, करेक्ट, लेकिन सामने इंपोर्ट का बिल भी बढ़ गया कि पहले इतना था 469 लाख बिलियन डॉलर, ऊपर के हो गया 571 बिलियन डॉलर, तो दोनों ही चीजें बढ़ जाएंगी। सो देयरफॉर आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का डेटा माने तो जवाब हो जाना चाहिए डी, यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की माने तो जवाब होना चाहिए सी। बट आइडियली ये क्वेश्चन ही पूरा गलत हो रहा है, यूपीएससी को कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये होगा कि किसी ने कंप्लेन नहीं किया होगा। किसी ने कंप्लेन इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि समझो ना, जिसका सी आया या डी आया दोनों आदमी समझेंगे मेरा करेक्ट है तो कंप्लेन करने को जाएगा नहीं। और यूपीएससी की गलत आदत आप जानते हो तो 1 साल बाद आंसर की रिलीज करता है और आपको कहते हैं कंप्लेन तुमने 7 दिन के भीतर करनी है एग्जाम की, तो फिर कहां से किसी को सपना है कि मैं कंप्लेन भी करूं? सो दिस इज अ मतलब एकदम रायता फैला हुआ है। एनीवेज रियल एग्जाम में क्या करना चाहिए? रियल एग्जाम में क्या कंसेप्ट के हिसाब से कुछ डिसीजन लेके टिक करना चाहिए, बाकी फिर भगवान पे छोड़ना चाहिए। मतलब टिक तो इसको करना चाहिए, समझो, फिर डर डर के आप टिक भी नहीं करो, दैट इज नॉट राइट। नाउ हम लोगों ने अब तक मेजरमेंट समझा, सीपीआई देखा, भी आते हैं डब्ल्यूपीआई पे। सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ। डब्ल्यूपीआई कौन कैलकुलेट करता है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे डीपीआई के उसके नीचे इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स डिसाइड करता है। कंज्यूमर प्राइस में स्वाभाविक है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। इसका मतलब कि वहां जो डेटा एंट्री होगी तो वस्तु का क्या भाव है, उस पर कौन से इंडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी एक्साइज वैट लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कस्टमर तो फाइनल प्राइस पे कर रहा है। फाइनेंस ऑफिसर जब सीपीआई के लिए एक्सेल में डेटा एंट्री करेगा तो प्राइस प्लस जीएसटी लिखेगा, जबकि डब्ल्यूपीआई का जब डेटा एंट्री किया जाएगा तो उसका भी ऑफिसर अलग अलग जगह पर जाके प्राइस पूछेगा, पर वो सिर्फ प्राइस की एंट्री करेगा, उस पर कितना जीएसटी एक्साइज ये सबको नहीं गिनेगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, या तो जीएसटी या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर कोई ऐसा टैक्स उसका क्रेडिट नहीं मिला तो कस्टमर भरेगा ना, प्रोड्यूसर अपने सर पे थोड़ा टैक्स दे रहा है। तो याद रखना है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ प्राइस कैप्चर किया जाता है, उस पर लगने वाले टैक्स के बाद की फाइनल एमआरपी वो नहीं लिखते, वो कैप्चर नहीं करेंगे। सीपीआई उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को काउंट किया जाता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ काउंट होता है, तो गुड्स सर्विसेज बहुत। डब्ल्यूपीआई ऐसी चीज है उसमें सिर्फ वस्तुओं को गिना जाता है, सर्विसेज में क्या महंगाई है उसका डेटा वो कैप्चर नहीं करते। दोनों का बेजर अलग है लेकिन बेजर इतना लोड लेना नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। फिर अब हम आते हैं इंडेक्स, सब टॉपिक इन्फ्लेशन, सब टॉपिक होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कौन बनाता है? इकोनॉमिक एडवाइजर टू डीपीआई अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, बेस्ड 2011। अब इसके अंदर जो चीजें उसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स उसको ज्यादा वेट है 64, प्राइमरी आर्टिकल मतलब अनप्रोसेस्ड फूड, एग, मीट, फिश वगैरह उसको 23%, फ्यूल एंड पावर उसमें डीजल, पेट्रोल, एलपीजी वगैरह उसको 13%, टोटल 100% वेट है। इसका ये इंटरनल कंपोनेंट असेंडिंग डिसेंडिंग वो मैंने आपको बताया, नॉन आईएएस एग्जाम में ज्यादा सोचना है, आईएएस में बहुत उसका लोड लेने की जरूरत वैसे नहीं है। अब आप देखो ये जो 3 चीजें क्या, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64, प्राइमरी आर्टिकल्स 23%, फ्यूल एंड पावर 13%, टोटल 100% जॉब है। तो एक बार उन्होंने ऐसा भी पूछा इसमें क्या सही है, ऐसा सीडीएस में वेटेज भी पूछा, तो उनकी परीक्षा में याद रखना, अपने लिए याद नहीं रखना। भाई 30 सेकंड जवाब तो मैंने टिक किया, अपन दिमाग में उतारो कि ऐसा भी वो पूछते हैं। एक तो इतना याद रख के जाना मुश्किल है, दूसरा याद रख के भी आदमी गया तो भी गलती कर सकता है, क्योंकि आप समझिए टिपिकल डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है, तब वो खुद से बनाना पड़े कुछ टैब या पाई चार्ट और फिर आप उसे अरेंज करो। कुछ लोग को ये याद होगा, लेकिन जब ऐसा बिठाने करे तो उसका 100% अटेंशन नहीं तो अलग ही दिशा में गलत टिक करके आएगा। इसके लिए एग्जाम की अगली रात सोना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका 100% फोकस एंड अटेंशन हो। और दूसरा, एग्जाम को लाइफ एंड डेथ का मुद्दा भी नहीं बना देना चाहिए, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो तो फिर वो गलती करेगा, भले उसको सही उसका पाई चार्ट बताओ। अब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, अब देखो 2015-16 में ये जीरो है, ये लाइन जीरो है, ये तो नेगेटिव में चला गया, ये तो नेगेटिव में चला गया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पिलर 3 में देखा था कि कैसे ओपेक कार्टेल के अंदर एक जमाने में ऑयल का भाव एकदम नीचे $23 या कुछ हो गया, क्योंकि ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब ने ऑयल प्रोडक्शन कम नहीं किया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की डिमांड कम हो गई थी, इस कारण ऑयल बहुत सस्ता हो गया था। तो स्वाभाविक है यहाँ पर उसका असर दिखेगा। तो जब आप ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले इस साल देखो तो ऑयल बहुत सस्ता हो गया हो, तो फिर ये ग्राफ में नेगेटिव में आपको परसेंटेज दिखे। आप कहिए तो हमें तो कभी फील नहीं हुआ कि ऐसा सस्ता भी हो जाता है कुछ, आपको भाई फील नहीं होगा ना, क्योंकि समझिए डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ प्राइस को काउंट करते हैं। सीपीआई जो आप फील करते हैं उसमें सब एक्साइज वेट आ जाता है, तो पेट्रोल डीजल सरकार स्वाभाविक है उस पे क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होता है, क्योंकि सरकार एक्साइज और वेट टैक्सेस बढ़ा देती है। सो यू विल नॉट फील इट, भले वो डब्ल्यूपीआई आपको नेगेटिव दिखे, भले डब्ल्यूपीआई आपको नेगेटिव दिखे। अब यहाँ पर भी आप देखो सीपीआई ऊपर जा रहा है, लेट मी ज़ूम इन, और ये डब्ल्यूपीआई जो मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ वो तो नीचे जा रहा है इन 2020। ऐसा क्यों? उसका कारण कि भाई यू आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, दो अलग है ना।
फूड आइटम्स उसको सीपीआई में ज़्यादा वेटेज है, डब्ल्यूपीआई में कम है। डब्ल्यूपीआई के अंदर जीएसटी वगैरह टैक्स नहीं काउंट करते, सीपीआई में काउंट होते हैं। क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो डब्ल्यूपीआई गिर जाएगा, पर सीपीआई नहीं गिरेगा, क्योंकि सीपीआई में पेट्रोल डीजल देखते हैं, उस पे पेट्रोल डीजल और उसके प्राइस के ऊपर एक्साइज वेट के साथ उसका फाइनल प्राइस गिरते हैं। तो देयर विल बी अ डाइवर्जेंस और वेज बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, क्योंकि दोनों की फॉर्मूला अलग है, कंपोनेंट अलग है, उसके डेटा कैप्चर के मेथड अलग है। ऐसा एक बार यूपीएससी ने कुछ पूछा था, खैर उन्होंने पूछा उसके पहले से मैंने पढ़ाई था तो ये तो पता था। कोरोना में सीन क्या रहा वो कोई बहुत लोड लेने की बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अचानक बढ़ जाएगा रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह के चलते, बट एनीवेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्वाभाविक है ये यूक्रेन वॉर वगैरह थोड़ा ठंडा हो जाए तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, इसलिए गिर जाएगा। अब आप समझो यहाँ गिरना मतलब सस्ता होना नहीं है, यू आर कैप्चरिंग ईयर ऑन ईयर। तो बेस इफेक्ट के चलते आपको ऐसा लगे गिर गया, अपन असल में ऐसा नहीं कि जब 0 का 100 का 0 हो गया। वो बेस इफेक्ट क्या है हमने कल देखा था, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो पिछला साल एकदम बर्बाद हो कोरोना जैसा, तो उसके मुकाबले अभी थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा दिख जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होता है। सीपीआई देखा, डब्ल्यूपीआई देखा, अभी इन्फ्लेशन के दूसरे और क्या इंडेक्स है इसको बहुत याद नहीं रखना है, स्टेट सर्विस की तैयारी करें। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वो डब्ल्यूपीआई जैसा ही है, पर डब्ल्यूपीआई की तकलीफ क्या है, उसमें गुड्स काउंट होते हैं, सर्विस काउंट नहीं होते। तो सरकार ये सोचती है कि नया बनाते पीपीआई, उसके अंदर गुड्स और सर्विस दोनों काउंट हो और वो डब्ल्यूपीआई जैसा सब हो। एक बात हुई। सर्विस प्राइस इंडेक्स तो स्वाभाविक है, केवल रेलवे सर्विस, पोर्ट सर्विस वगैरह का हम अलग से इंडेक्स निकालते हैं। बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज तो मतलब बैंकिंग में ये जो क्रेडिट कार्ड है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज के ऊपर फीस लगती है, उसमें कितनी महंगाई है उसका इंडेक्स आरबीआई बनाती है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड, आरबीआई के अधिकारी अलग अलग 5,000 घरों में जाके पूछेंगे कि आपको क्या लगता है 3 महीने बाद कितनी महंगाई होगी, वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। फिर एक होता है रेसिडेक्स, वो नेशनल हाउसिंग बैंक बनाता है। रेसिडेक्स मतलब मकानों के भाव में, किराए में क्या सब महंगाई चल रही है उसके बारे में वो इंडेक्स है। तो आरबीआई बनाता है होम प्राइस इंडेक्स, जिसमें मकानों की महंगाई नापते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक अलग से रेसिडेक्स बनाता है कि जिसमें रेसिडेंशियल मकानों की क्या महंगाई चल रही है। फिर इनको और मस्ती आ गई तो इन्होंने हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी बनाया, फिर उसमें लैंड प्राइस, बिल्डिंग मटेरियल, हाउसिंग रेंटल का कुछ अलग बनाते हैं। फिर आप जानते हैं करंट अफेयर्स पीरियड वाले पागल हो गए कि अब तो 100 में से 100 सवाल इसी में से आएंगे, जबकि कुछ पूछा नहीं यूपीएससी ने। तो दैट इज लाइफ। मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेक्स बनाता है, उतना एक लाइन में पता होना चाहिए, सभी एग्जाम्स के लिए पता होना चाहिए। फिर उसके नीचे और सब इंडाइसेस ये सब बने, इसका इतना लोड नहीं लेना चाहिए, आप लंबे हो जाए, हो सकता है पूछ भी ले, हो सकता है पूछ ले, बाकी सब्जेक्ट आप तैयार करो। अब आप लगाओ लॉजिक, आपको क्या लगता है मकानों के भाव में क्या चल रहा है? हाँ भाई, महंगाई तो हो रहा है, सस्ता क्या ही हो रहा है। उसके कारण क्या है, एक तो लोन कोरोना के बाद आरबीआई ने सस्ते किए थे, बीच में महंगे किए महंगे से लड़ने के, लेकिन उससे पहले सस्ते किए थे कोरोना में। जब आप याद करो कोरोना में पहले रेपो 650 था, उसको गिरा के करीब 4 के आसपास ले आए, जो सीआरआर 4 था उसको 3 किया था, और उसके चलते कैंटी लोन इफेक्ट याद करो, अमीरों ने बहुत सारे लोन लेके बहुत सारे मकान इन्वेस्टमेंट में खरीद लिए, अब वो उसका भाव सस्ता नहीं करे और महंगा ही भाव चाहते हैं। वो हमने देखा था 1 2 में कैंटी लोन इफेक्ट क्या होता है। खैर, उसके बाद आता है थालीनॉमिक्स। ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, जो बाद में उसने रिजाइन कर दिया। आप खुशी मनाओ, आप उस जमाने में तैयारी नहीं करते थे, क्योंकि ये जब भी इकोनॉमिक सर्वे बना था इतनी सब इधर उधर की बातें और नया नया सब लिखे, टीचर को पढ़ाने में स्टूडेंट को याद रखने में लंबे हो जाए। ये जो नए इकोनॉमिक एडवाइजर है नागेश्वरन, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि पूरे सर्वे में 4 या 5 चीजें तैयार करनी होती है, और ब्लेस हिम, उनको लंबी आयु दे भगवान। यार ये जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन वो लेके आया थालीनॉमिक्स। वो थालीनॉमिक्स ऐसा है कि ये भोजन की एक थाली, उसका क्या प्राइस चलता है, 30 रुपए 40 रुपए वगैरह। फिर उसने बहुत सारा ग्राफिकल एनालिसिस किया और उसने ये कहा कि देखो मोदी सरकार आने से थाली बहुत सस्ती हो गई है और गरीब आदमी का बहुत पैसा बच रहा है, और ये बहुत ही ग्रेट चीज़ है। एनीवेज, उसने जो डेटा सेट्स दिए थालीनॉमिक्स के नाम पे कि मध्य प्रदेश में एक थाली 24 रुपए में है, उत्तर प्रदेश में 23 रुपए में है, ऐसा सब वो कैलकुलेट करके बोलता है। ये तो 2020 का डेटा है। उसके बाद भी क्या, क्योंकि वर्ड चर्चा में है थालीनॉमिक्स, तो न्यूज़पेपर वाले खुद से कैलकुलेट करके भी ऐसा सब डेटा कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं। हमारे लिए डेटा बहुत काम करनी है। आपको सोचना ये है अपने स्टेट के बारे में इंटरव्यू के लिए कि अगर मध्य प्रदेश में थाली सिर्फ 24 रुपए की है, तो फिर उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, हंगर, ये सब क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि 24 रुपए भी लोग नहीं कमा रहे हैं, या कोई और कारण है। वो सब मेंस में देखेंगे, माल न्यूट्रिशन क्या है, पॉवर्टी रिमूवल वगैरह। तो ऐसी कुछ चीज़ आपको न्यूज़पेपर में अपने स्टेट के बारे में दिखे तो सोचना चाहिए। बाकी प्रीलिम्स में तो थालीनॉमिक्स मुझे नहीं लगता काम की चीज़ है। अमेरिका की इन्फ्लेशन से भारत पर क्या असर होगी? भाई स्वाभाविक है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो अपना सीआर बढ़ा देगा, तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो डॉलर क्या 75 का 85 हो जाएगा। तो फिर भारत से एफपीआई वाले भाग जाएंगे, उनको सब देखेगा वहां मजा आएगा, येन कैरी ट्रेड जैसा सिचुएशन हो जाएगा, तो भारत का शेयर बाजार गिर जाएगा, रुपया वीक हो गया तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की समस्या होगी। तो सब लॉजिकल आपको ठीक करना है। तो इस पे बहुत पहले मैंने हैंडआउट में रखा था, मैंने इसको डिलीट कर दिया फॉर 2 रीजंस। एक तो ये इतना हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक रहा नहीं, क्योंकि यूएस फेड टेपरिंग भी अभी पुरानी चीज हो गई। आजकल तो टैरिफ वॉर ट्रम्प का है, वो बड़ी चीज है। तो आई हैव डिलीटेड दिस ताकि आपका समझो आधा पेज बच जाए, क्योंकि लॉजिकली भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। आधा पेज बच जाए उसका क्या फायदा है, रिवीजन के वक्त भी कम पड़ता है। और अगर मैं ऐसा शार्पनेस और क्रिस्पीनेस नहीं रखूं कि बस नया ऐड करो पुराना देखना नहीं है वो जितना, तो फिर ये 5000 पेज का हैंडआउट हो जाएगा, जिसमें ना मेरा फायदा ना आपका फायदा है। तो दिस अप्रोच इज आल्सो नेसेसरी कि नोट्स को अपडेट करें, तो उसका मतलब ये भी है कि उसको कंप्रेस भी करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन इंडाइसिस। प्रोडक्शन इंडाइसिस के अंदर वैसे कुछ दम है नहीं, पर एक ट्राई हो जाए, इसलिए चलो ब्रेक लेते हैं। आसान सा ही सवाल है ताकि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए। जीपीएससी में भी पूछा गुजरात में। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. Ten more seconds. हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दर्शिका, शुभम, सचिन, किरीन, देवांशु, राजीव, अनु, यश, गोमती, जहीरा, ऋषांक, आंचल, सुशांत, धीरज, कौशल, हरदीप सिंह, सोहेल, शिवांत, नंदिनी, प्रांजल, दुष्यंत, जयमीन सिंह, जवाद, अलका, अंकित, प्रतीक्षा, आतिश, विराट, अनिकेत, संभवी, ऋषिका, इम्तियाज, आशुतोष, कोमल, ऋषि, नवनीत, रेवती, यश खान, अमर, आतिश, अंकित, किशोर एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए अब कीवर्ड एसोसिएशन करो भाई, क्या बोल रहा है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब आपको जो सैलरी मिला उसमें से टैक्स और ये ट्रैफिक सिग्नल का फाइन ये सब बढ़ गया, उसके बाद जो खर्चा करने योग्य पैसा बढ़ा। तो अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो आप स्वाभाविक शॉपिंग ज्यादा करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होना बराबर है। अगर वेजेस बढ़ाने पड़े तो उसके चलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके चलते कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, ये भी बराबर है। सो आंसर इसी 90% लोगों ने करेक्ट इनको बताया, बाकी 10% वो जरूरत से ज्यादा उसमें ओवर कॉम्प्लिकेट करने के वकील बन गए। तो मतलब इसका करेक्ट होना चाहिए। सी वो पिछला इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डिवैल्यूएशन वाला हमने देखा, वो अतरंगी सवाल था, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप उसमें लूज आउट करते हैं तो बाकी एग्जाम माफ कीजिए बाकी एमसीक्यू में आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा तो खींच नहीं सकते, सो देन यू लूज आउट इन द कॉम्पिटिशन। ये जो स्टेट सर्विस एग्जाम है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, इसके अंदर यूपी को मैं तो 5 स्टार। उसका कारण ये है कि आपने आईएएस की कोचिंग ली, आईएएस की बुक खरीदी और सिलेबस एक बार खत्म करो। 2024 का पेपर खुद से उठाना, आप पाएंगे भाई सीधे सीधे सवाल आए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं थी। स्टेट का उनका खुद का उन्होंने बहुत कम पूछा, तो ये आनंद की बात है क्योंकि हमें अलग से समझो उसकी स्टेट सर्विस की कोचिंग और किताब लेनी नहीं पड़े। गुजरात का जो पेपर अभी 2-3 हफ्ते पहले ही खत्म हुआ, उसमें मैं देखता हूँ लगभग 30% ऐसे क्वेश्चन है कि वो आईएएस का आपने किया तो मान लो बाकी का 70 हो गया, पर वो 30 ऐसा है कि वो उसका खुद का सब आपको याद करके जाना पड़े। गुजरात का ये डेटा, गुजरात का ये इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह वगैरह, सो इट बिकम्स टफ। बिहार सीआईडी मोदी, उसका कारण ये उनकी स्टेट सर्विस में इतना फैक्चुअल जनरल नॉलेज बारी बारी को इकोनॉमी का डेटा निकालते हैं कि याद करके जाना मतलब वो अलग ही परीक्षा है। इफ यू से आई वांट टू प्रिपेयर फॉर बिहार स्टेट सर्विस, उसमें वो अलग ही मेहनत मांगता है। तो ये सब चीजें अगर आप भी अपने स्टेट की जो भी परीक्षाएं हैं कब कब आती है, उसमें क्या ट्रेंड रहता है, वो थोड़ा आप रखिए, इट विल हेल्प यू। एक बार अनअकैडमी का समझो सिलेबस कंप्लीट किया, फिर आप उतने तो केपेबल हो जाएंगे कि सबके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा 20-30% मेहनत करो, एक्सेप्ट फॉर बिहार सर्विस, उसमें वो बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज पूछता है, बाकी सबके अंदर मतलब डिसेंट स्कोर और कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हैं। यस वी आर लर्निंग अबाउट। देखिए सीपीडब्ल्यू पे इंटेंशन खत्म, थालीनॉमिक्स खत्म, आखिरी मुद्दा बचता है प्रोडक्शन इंडाइसिस, उत्पादन नापने के सूचकांक। इंडेक्स सब टॉपिक प्रोडक्शन, सब टॉपिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन नापना है तो भाई तुम पिछले हफ्ते जीडीपी पढ़ा चुके हो ना, तो नया क्यों लेके आए कुछ। तुम जो जीडीपी में क्या मॉनिटर करते हैं प्राइस, जैसे जीडीपी सीआईजी एक्सएम तो हर एक चीज का प्राइस लिखते हो ना, लेकिन ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अलग है, उसमें वो क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन नापता है, तो वो रुपये में नहीं लिखेगा, वो वजन के हिसाब से कितना टन पैदा हुआ, मेगावाट के हिसाब से कितना बिजली पैदा हुआ, ऐसा दिखेगा। और दूसरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन नापता है, इट डज नॉट मेजर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग को मैक्सिमम वेट है 77, माइनिंग को 14%, इलेक्ट्रिसिटी को 78%, तो दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो सेक्टर के हिसाब से कितने सेक्टर है, 3, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका कितना वेटेज है मैंने आपको बताया। तो प्रोडक्शन इंडाइसिस सब टॉपिक आईआईपी, और आईआईपी सेक्टर बेस्ड मैंने आपको सिखाया, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी। मुझे भी फिर सिर्फ इतना ही पता था क्योंकि बुक्स में इतना ही दिया है। फिर एक बार ये सीरियस वालों ने किसी ने पूछा कि इसमें आईआईपी में कंज्यूमर ड्यूरेबल का क्या वेटेज है, तो ये तो मुझे ढूंढना पड़ा कि भाई ये तो बुक में नहीं दिया, क्या पूछ रहा है। फिर पता चला कि आईआईपी का डेटा वो एक और तरीके से भी दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूज बेस्ड आईआईपी, कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या उपयोग है बोल के वो 6 अलग अलग कॉलम में डिवाइड करके बताता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब ये टीवी फ्रिज वगैरह जो एक बार खरीदा 3-5 साल के लिए यूज करेंगे। फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कि जो आप कम समय के लिए जो भी ब्रेड बिस्किट कुछ आप खरीद रहे हैं। प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये वो। और फिर इन सब में सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, तो प्राइमरी गुड्स को है, ऐसा कुछ उसने सीडीएस या सीएपीएफ में पूछा था। क्रेजी क्वेश्चन था क्वेश्चन, एक तो दिया नहीं बुक्स में, और दिया भी तो सबके वेट तो हम कहाँ असाइन करके याद रखते, फिर आप तुक्के मारो और उसमें सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता। एनीवे सो दैट इज, पर उन्होंने पूछा तो फिर मैंने हैंडआउट अपलोड कर दिया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा हम अगर 1000 क्वेश्चन में करें, उसने पूछा हमको नहीं पता, हैंडआउट या नोट्स अपडेट करें तो एक आध तो सवाल कहीं पर तो लग ही जाएगा फिर। अब आईआईपी में क्या हो रहा होगा आप सोचो, कभी ऊपर जाएगा, फिर कुछ ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस के बाद वो बढ़ जाएगी तो गिर भी सकता है, फिर वापस ऊपर जाए, फिर नोटबंदी जीएसटी के चलते टेम्पररी गिर जाए, फिर वापस कोरोना में क्या हुआ होगा आप सोचो, कोरोना में गिर गया होगा क्योंकि लॉकडाउन था। अभी क्या हुआ होगा, तो अभी क्या हुआ उसका एक ही जवाब है, दूध की नदियां बहती है। जब से नागेश्वरन साहब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए हैं तब से इकोनॉमी में दूध की नदियां बहती है। सो इफ यू आस्क एनीथिंग यू सिंपली फाइंड आउट द ऑप्शन अकॉर्डिंगली, लॉजिक में क्या फिट होता है एंड टिक। या तो चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, या तो चीजें मॉडरेट हो गई हैं, या तो चीजें इंप्रूव हो गई है। दैट इज द जिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे रिटन बाय नागेश्वरन। नाउ इंडेक्स सब टॉपिक प्रोडक्शन, सब टॉपिक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज।
वो भी आईपी जैसा है, कुछ और उत्पादन नापने का, लेकिन ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे जो डीपीआईटी डिपार्टमेंट है उसका इकोनॉमिक एडवाइजर बनाता है। अपनी आईएएस एग्जाम में इतना काम नहीं, बाकी एग्जाम में कुछ बार कुछ पूछते रहते हैं। इसमें 8 इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन को नाप रहे हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। इसमें हाईएस्ट वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट को है और लोएस्ट वेटेज फर्टिलाइजर को है। ऐसा भी एक बार कहीं पर उन्होंने पूछा था। फिर तब मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कहेगा कि भाई सब कुछ इंप्रूव या मॉडरेट हो गया है। नाउ सम मिसलेनियस एनालिसिस। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये एनएसओ करता है। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, क्योंकि समझो आईपी के अंदर तो फिजिकल चीजें और इलेक्ट्रिसिटी को नापा जा रहा है, तो बाकी सर्विसेज का उत्पादन कितना बढ़ा, तो उसका अलग से इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है। आरबीआई एक अलग बनाता है इंडेक्स ओबिकस, ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। फुल फॉर्म हमें नहीं याद रखना है इसमें, लेकिन आरबीआई ऑफिसर की तैयारी करें तो फुल फॉर्म याद रखना है। ये जो ओबिकस सर्वे है उसमें आरबीआई के ऑफिसर्स वो डेटा निकालेंगे। सब अलग अलग फैक्ट्री के अंदर पूछेंगे कि भाई आप कितना आगे से ऑर्डर आ रहा है, आपको आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना इन्वेंटरी आपका बिक गया, कितना अनसोल्ड है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मान लीजिए पेप्सी एक प्लांट है जो डेली 10,000 बॉटल बना सकता है, लेकिन वो डेली 10,000 बॉटल नहीं बनाएगा, विंटर में कम बनाएगा क्योंकि सर्दियों में लोग कोला कम पिएंगे। अभी समर में हो सकता है कि 8-9,000 बॉटल बनाता हो, विंटर में 5,000 बॉटल बनाता हो, तो मशीन का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, ये सबका वो निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड ओबिकस ओबिकस। फिर होते हैं कुछ इकोनॉमिक हेल्थ एनालिसिस, उसमें एचएसबीसी हांगकांग शंघाई बैंक वो निकालती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। वो भी ऐसा कि वो अलग अलग कंपनी के अंदर मैनेजर को पूछे क्या चल रहा है। एसबीआई भी ऐसा निकालता है कंपोजिट इंडेक्स। ये जो बैंक वाले ऐसे इंडेक्स निकालते हैं उसमें होता है कि 0 से लेके 100 का स्केल होता है। 50 के ऊपर जब आए तो हाँ टीमोजी बहुत बढ़िया है, 50 के नीचे है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ऐसा वो बताएंगे। तो प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर आईपी इंडस्ट्री, बाकी मिसलेनियस, लास्टली बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। समझो अगर टैक्सी वाला ज्यादा रेंट मांग रहा है तो इसे आप क्या समझे, जैसे गोवा में बीच में कुछ तकलीफ हो गई थी कि टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, फिर अचानक वापस आना शुरू हो जाए तो सौ की डिमांड बढ़ेगी टैक्सियों की, तो वो प्राइस ज्यादा मांगेंगे। यानी टैक्सी या ट्रांसपोर्ट वाले का प्राइस ज्यादा मांगना वो भी एक प्रकार से इकोनॉमिक रिकवरी की निशानी हो सकती है। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वो लंदन में बनाया जाता है कि आपको जहाज के द्वारा, शिप के द्वारा रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो शिपिंग कंपनी वाला आपसे कितना पैसा मांग रहा है। तो जब स्वाभाविक है प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड कम हो जाएगी, तो अदानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला भारत में कम मंगाएगा, तो शिपिंग कंपनी को काम कम मिलेगा, तो मालिक मैं सस्ते में भी ट्रांसपोर्ट करता हूं, कुछ काम दे दो, तो स्वाभाविक है ये गिर जाएगा शिपिंग प्राइस। फिर जब इकोनॉमी रिकवरी हो जाए, अदानी का देखो समर आ रहा है, लोग बहुत एसी चलाएंगे, मुझे ज्यादा बिजली बनानी है, भारत में इतना कोयला है नहीं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना है, तो शिपिंग कंपनी वाले को ज्यादा ऑर्डर देगा, वो ज्यादा मौज में आके और पैसा मांगेगा, 4,000 मुझे चाहिए, तो देन इट विल गो अप। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स इज आल्सो साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ये सब चल रहा था, फिर एनएसओ वाला एक नया लेके आया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। वो ऐसा पूछेगा एनएसओ कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हर महीने एक एक व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो सिटी में 6,400, गांव के अंदर 3,700 समथिंग, ये खुद के पैसों से वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सरकार भी गिफ्ट में सब्सिडी में पैसा दे। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार वो लाड़की बहन योजना है, उसमें मान लो 2,000 रुपए दे। भारत सरकार आप जानते हैं किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम में उसमें 6,000 रुपए दे। तो वो सब ऐड होगा तो फिर स्वाभाविक है ये लोग थोड़ा और 100-200 रुपए हर महीने खर्च कर पाएंगे। तो उसे हम कहते हैं विथ इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मतलब सरकार ने कुछ गिफ्ट सब्सिडी दिया, तो स्वाभाविक है ये बहन खुद के 6,500 बाकी 6,400 के आसपास खर्च कर रही थी, सरकार की गिफ्ट सब्सिडी को ऐड करो तो 6,500। उसी तरह गांव में कुछ होगा। अभी आप कहें कि तुम ये बता रहे हो कि खुद के पैसों से मंथली एक्सपेंडिचर शहर में सब लोग 6,400 रुपए का कर रहे हैं, लेकिन शहर में तो इतने सारे गरीब लोग हैं, उनका पूरा फैमिली 6,000 रुपए महीने का नहीं कमाता होगा, तुम ये बोले कि हर आदमी 6,400 कमा रहा है। भाई आप समझो ये तो एवरेज निकालेगा ना, एवरेज निकालेगा तो क्या होगा। मान लीजिए गरीब लोग हैं जो महीने में 900 रुपए खर्च कर पाते हैं, लेकिन सामने अमीर लोग भी होंगे कि अपनी शादी में 1,200 करोड़ खर्चा कर दे, तो फिर आप सबका एवरेज निकालोगे तो सीसेट का आपको सिद्धांत पता होना चाहिए कि अगर एवरेज में कुछ ऑब्जर्वेशन हाई है, कुछ ऑब्जर्वेशन लो है, तो जो लोएस्ट वाला है उससे तो एवरेज बड़ा ही आएगा। मतलब समझिए सबका एवरेज निकालोगे 1,200 करोड़ 900, तो पर पर्सन का जब 900 से ज्यादा ही आएगा क्योंकि एवरेज उस दिशा में जाएगा। वो क्यों, वो सीसेट के क्लास आप देखना। अनदर क्वेश्चन, तुम्हें पता है खुद के पैसे 6,400 खर्च करें, सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद 6,500 खर्च करें, मतलब सरकार सिर्फ 62 रुपए सब्सिडी दे रही है। वो ऐसा है कि जो मिडिल क्लास है उसको सब्सिडी नहीं जाती। हम लोग पिलर 5 में देखेंगे कि एलपीजी सिलेंडर के लिए प्रत्यक्ष लाभ बंटन पर सब्सिडी दी जाती है कि सिलेंडर का 200-300 रुपए सरकार देगी, और उसमें शर्त है कि अगर तुम साल में 10 लाख रुपए कमाते हो तो तुम्हें और तुम्हारी हस्बैंड या वाइफ किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये सब के चलते फिर जब आप पिरामिड बनाओ तो जो बीपीएल है ज्यादा सब्सिडी उनको जाएगा, बीपीएल आबादी है मान लो 21%, तो बाकी जितने हैं वो सबको तो सब्सिडी जा नहीं रही है। तो जब आप पर पर्सन निकालोगे तो जवाब ऐसे ही होंगे कि पर पर्सन जवाब कम दिखे। ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स की बात है। खैर लास्टली फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग इंडिकेटर्स। ये जो जीडीपी है ये पोस्टमार्टम करने की बात है। आपका जीडीपी डाउन हो गया तो आप मतलब ऐसा बोले कि पिछले साल बहुत प्रोडक्शन कम हुआ था, मतलब इकोनॉमी बर्बाद हो गया, मर गया, फिर तुम अभी आगे बता रहे हो कि भाई ये तो मर गया है। तो स्लो मूविंग इंडिकेटर है क्योंकि पूरे साल का डेटा आएगा उसको भी 2 महीने कैलकुलेट करके आप निकालते हैं। तो जीडीपी इज अ स्लो मूविंग इंडिकेटर। ऑन द अदर हैंड सरकार ये कहती चलो हर महीने कितने ट्रैक्टर बिक रहे हैं उसका डेटा लो। मान लो ये डेटा मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर आपको पता चले कि ट्रैक्टर सेल्स कम हो गए, इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम होगा, किसानों के पास पैसा नहीं, इसलिए ट्रैक्टर नहीं ले रहा है। तो जो मंथली बेसिस पे या ज्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा निकाला जाए उसे हम क्या कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। तो ऐसा आपके मुंह के अंदर छाले पड़ गए अभी से पता चल गया तो फिर कैंसर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डायग्नोसिस में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कैन हेल्प। अब कौन से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो मैंने आपको हैंडआउट में दिया है। अब कुछ लोग इधर वकील बन जाएंगे कि नहीं ये वाला हाई नहीं है तो लो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। उनको मैं ये कहना चाहूंगा इकोनॉमिक सर्वे से उठाया तो आप कबूल करो, एमसीक्यू अगर वो पूछना चाहेगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे का इंटरप्रिटेशन सही मानेगा। यूपीएससी ने एक बार सीएपीएफ में ऐसा पूछा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, तो अदरवाइज हम ये कोई ऐसी बहुत बड़ी थियरी है नहीं जिसका पूछने का सीन बने, बट बिकॉज़ दे आस्क्ड सो वी विल प्रिपेयर, इट इज गिवन इन योर हैंडआउट। बस तो खेल खत्म, खेल खत्म है। यार ये तो सब है ही। मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, साइंस टेक्नोलॉजी। फिर आप जानते हो मैं गया था मंजिल इवेंट में, तो सब टॉपर से मुलाकात सब होती रही, क्या करते कैमरा पे स्वाभाविक है सब लोग सारी बात खुल के नहीं बोलेंगे। और दूसरा ये भी कहा कि टाइम कम होता है तो कैमरा पे वो कितना बोलेगा। पर साइंस टेक में कई टॉपर्स ने अप्रिशिएट किया कि ये जो हिमा बिंदु मैम है जो असल में अन अकेडमी में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाना वो उनकी ज्यादा ख्याति उसमें है, लेकिन वो साइंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ाती है, तो उनके नोट से मतलब काफी ठीक-ठाक उनको मदद मिली, ऐसा मुझे कुछ टॉपर्स ने बताया। हालांकि हिमा बिंदु मैम वो ज्यादा इंग्लिश में पढ़ाती हैं इसलिए बहुत सारे हिंदी बाइलिंगुअल वाले बच्चों को क्लासेस शायद देखते नहीं, इस कारण उनकी नाम ख्याति उतनी ज्यादा है नहीं जो असल में होनी चाहिए जितना वो अच्छा पढ़ाती है। यार अभी एग्जाम को कितने 3 हफ्ते बाकी है, तो साइंस टेक में अब समझो बाकी सब सब्जेक्ट हो गया, आपको लगता है क्या करूं क्या है, तो एटलीस्ट उनके पावर पॉइंट मटेरियल कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपका तो सब्सक्रिप्शन है सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दैट, उसमें से आपको कुछ मदद मिल सकती है क्योंकि वो टॉपर्स तो बता रहे थे काफी अच्छे नोट्स हैं और हमें उसमें से काफी मदद मिली थी।
हाँ तो ये भी काम करना, मतलब बाकी सब काम हो गए तो टाइम टेबल तो ऐसा है कि जीडीपी का क्विज आज सुबह 7 बजे मैंने उनको बोला था, नहीं दिया तो बाद में भी दे देना। बुधवार को इन्फ्लेशन, मतलब कल इस इन्फ्लेशन वाले हैंडआउट से क्विज होगा। बुधवार को ये आपकी एफएक्यू डाउट में अपलोड करता हूँ। गुरुवार से मैं नेक्स्ट हैंडआउट दैट इज पिलर 5 अपलोड करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैंने आपको बताया जो पिलर 5 और 6 है, वैसे उसमें बहुत सारी योजना के हैंडआउट लंबे हैं, लेकिन लेक्चर के हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं आपको एक दो लाइन में समरी देके आगे बढ़ जाऊंगा। तो नेक्स्ट 2 वीक्स आर गोइंग टू बी क्वाइट हेक्टिक फॉर यू, क्योंकि बहुत तेजी से ये हैंडआउट खत्म हो जाएंगे। मतलब नॉर्मली समझो एक दिन में हम 20 पेज का कवर करते हैं, उधर 30-40 पेज एक दिन में कवर होते हैं, लोड नहीं लेना है, पर वो चलेगा ऐसा, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड लास्टली कोर्स खत्म होने के बाद तो या उससे ज्यादा क्वेश्चन की मैं टेस्ट करूंगा, सारे पिलर 1 2 6 सब कुछ उसमें होगा। अब रिवीजन भी उस हिसाब से एडवांस में चालू करें। बाकी मिलते हैं, लेट्स लाइक इट।